हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्लाज्मोडियम की हम लाइफ साइकिल स्टडी कर रहे हैं। इसमें अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनता है और एडवर्स कंडीशन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो फिर फलनकाय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी बनती है। देखो, फलनकाय किसका कैरेक्टर है? फलनकाय कैरेक्टर है फंगस का। ठीक है, जैसे एक पौधा होता है, पौधे में फल बनते हैं। फल किस लिए? जिससे कि वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाए। फल के अंदर बीज है, बीज मेन चीज़ है और उसमें एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो एक नए प्लांट को बनाता है। हर जीव अपने ही समान अन्य जीव का निर्माण करना चाहता है, उसको डेवलप कराना चाहता है, तो अल्टीमेटली वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो इसमें फलनकाय शब्द कहने का पीछे वजह यही है कि अब पहले तो एडवर्स कंडीशन है, फल कब बनते हैं? फल एक्चुअली या बीज एडवर्स कंडीशन को सहन करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब तो पुष्प होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और उनसे कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता है उन फ्रूट्स का, और फिर वो सीड डिस्पर्सल होता है। सीड क्या होते हैं? सीड रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने में आसानी होती है। वो ड्राई कंडीशन में होते हैं, ड्राई कंडीशन को सहन कर सकते हैं, है ना। जैसे गेहूं है, गेहूं कब कटता है? अप्रैल में कटता है। अप्रैल के बाद में मई जून, ये टिपिकल गर्मी का मौसम आता है। तो सोचो, वो सीड अगर ज़मीन में पड़ा भी रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। अगर पौधा होता तो पौधा मई और जून की गर्मी को सहन नहीं कर सकता, लेकिन वो बीज सहन कर सकता है। और वो बीज जब बारिश का अगला मौसम आता है तब जाके वो फिर से अंकुरित हो सकता है। तो ऐसे ही समझ लो, फलनकाय प्रतिकूल वातावरण में बनती है। और यहाँ पर जो स्पोर्स हैं, इन पर ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। ट्रू सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण ये प्लाज्मोडियम लंबे समय तक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रू सेल वॉल है, इवन सेलुलोज की सेल वॉल है। और इस वजह से कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को सरवाइव करता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है दोबारा से फर्टिलाइजेशन करके या बाइनरी फिजन करके ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2n स्टेज है और ये n स्टेज है, क्योंकि मियोसिस के बाद में ही तो एनसीईआरटी ने कहा है, मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड बनते हैं। क्लियर? तो टहनियों पत्तियों के साथ लंबी दूरी तक ये डिस्पर्स हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी फ्रक्टिफिकेशन वाली स्टेज की। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में ये बनती है। अब कहा जाता है कि प्रतिकूल वातावरण होने पर प्लाज्मोडियम अवस्था विभेदित डिफ्रेंशिएट विभेदित, हिंदी में अंग्रेजी में डिफ्रेंशिएट या अथवा
फ्रक्टिफिकेशन अथवा फ्रक्टिफिकेशन फ्रक्टिफिकेशन के द्वारा फलन का फ्रूटिंग बॉडी में परिवर्तित होता है। ठीक है। फलन क्या है? फ्रूटिंग बॉडी में परिवर्तित होता है। अच्छा, इनके अंतिम ऊपरी सिरे पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अगुणित बीजाणु स्पोर्स बनते हैं। इन बीजाणु पर सत्य सेल वॉल पाई जाती है जिससे यह लंबे समय तक प्रतिकूल वातावरण को सहन कर सकते हैं। प्रतिकूल वातावरण को सहन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इन्हें वायु वेग एयर करंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित किया जाता है।
वितरित किया जाता है। क्लियर, ये बात हो गई है ना। इनमें इनके द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में मैं पुनः प्लाज्मोडियम अवस्था पुनः प्लाज्मोडियम अवस्था निर्मित की जाती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम अवस्था को पुनः निर्मित किया जाता है। इज दैट क्लियर? ऐसे ये चीज़ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं है प्लाज्मोडियम की पूरी कहानी। ओके, एयर करंट के द्वारा इनको डिस्पर्स किया जाता है। एडवर्स कंडीशन में आपके स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु रेजिस्टेंस होते हैं और कई वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं, कह सकते हैं। बीजाणु प्रतिरोधी होते हैं तथा कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। क्लियर? तो ये है कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम की बात। आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लेना चाहिए और जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझ लेना चाहिए। ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये चीज़ अब हम बात करते हैं प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फिर आपके हैं ये 4 तरीके के हैं। अमीबॉइड, उसके बाद में आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। अब हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी अबाउट टू प्रोटोजोआ। हमने बॉटनी का पार्ट कायदे से आपको पढ़ा दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो अगला प्रोटोजोआ वाला हिस्सा है ये सर आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसी सेगमेंट में ये दिया हुआ है तो मैं आपको पैरामीशियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले तो कि ये प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, तो इस शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये प्रिमिटिव इनिशियल एनिमल्स हैं। इन्हीं से अदर एनिमल्स का ओरिजिन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ये बात ठीक? ऐसे
ऐसे। तो हम स्टडी करेंगे प्रोटोजुअन्स। इनकी आपको दोबारा स्टडी होगी, नेचुरल फॉर्म में जूलॉजी में इसको समझाया जाता है, ठीक है। अमीबा को बहुत अच्छे से समझाएंगे सर लोग, एंटामीबा हिस्टोरेटिका को समझाएंगे। तो प्रोटोजुअन्स, प्रोटो का मतलब क्या? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या? प्राचीन, ठीक है। जुअन्स का मतलब क्या? जू, एनिमल्स, ठीक है। प्रोटोजुअन्स कह सकते हैं यह है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, जंतुओं का समूह है, ठीक है। ओके, जो विषमपोषी पोषण पैरासाइट तथा सैप्रोफाइट्स के रूप में जीवन यापन करते हैं, ठीक है। वैसे तो इनको बांटने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन का सहारा लिया गया। एक सिलेटेड फॉर्म है, एक आपका अमीबॉइडल फॉर्म है ना, ऐसे। तो कह सकते हो कि इन्हें जंतुओं का प्राचीन संबंधी माना जाता है। प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स, सैप्रोफाइट नहीं, प्रेडेटर्स, परभक्षक, हैं, जीवन यापन करते हैं। इन्हें जंतुओं का प्राचीनतम संबंधी माना जाता है। इन्हें जंतुओं का प्राचीनतम संबंधी माना जाता है। क्लियर? प्राचीनतम संबंधी माना जाता है। इन्हें 4 समूहों में समूह में
बांटा जाता है। चार समूह में बांटा जाता है। क्लियर? जैसे सबसे पहला समूह है अमीबॉइडल प्रोटोजोन्स। इसमें आता है अमीबा। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब फ्लैजिला युक्त जीव। फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ। अब इसमें किसे रखोगे? इसमें आपका एक तो ट्रिपेनोसोमा यहाँ दिया है इसे पढ़ना। ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाएगा एक जियार्डिया। ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्लियर? जियार्डिया ट्रिपेनोसोमा। तो ये आपके हो गए फ्लैजिला युक्त। तीसरा है सीलिएटेड। क्या? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिया युक्त प्रोटोजोआ। सीलिया युक्त प्रोटोजोआ। क्लियर? इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा पैरामीशियम। ठीक है। और एक ग्रुप होता है आपका स्पोरोजोअन्स। फोर्थ स्पोरोजोअन्स एनसीईआरटी में लिखा है। इसका एग्जाम्पल है मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, इन्हें बांटा गया है। अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे अमीबा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी पैरामीशियम की डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि पैरामीशियम का डायग्राम एनसीईआरटी ने यहाँ दे रखा। क्लियर? तो समझें कि पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम, तो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। पैरामीशियम
ऐसे। ये ऐसे। यहाँ पर इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं इस जगह, एक लार्ज न्यूक्लियस है और एक स्मॉल न्यूक्लियस। ऐसे ऐसा एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो है इसमें खास चीज़, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पर दो ये वैक्यूल पाए जाते हैं जिन्हें हम तो ये एक एंटीरियर पोस्टीरियर, दो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, है ना। तो ये है यहाँ, क्लियर, कुछ इस तरीके से ऐसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और ये इसमें ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेंगे, और ये कहलाती है इसकी फैगोसोम, या हम कह सकते हैं कि ये फूड वैक्यूल भी है। क्या है? फूड वैक्यूल है। इसमें आप देख सकते हो कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी आपको मिल जाएंगे, क्लियर। बाकी इसमें वैसे तो ये है कप्पा पार्टिकल का कंसेप्ट भी है पैरामीशियम में, और ये इस तरीके से पैरामीशियन पार्टिकल पाए जाते हैं। ये आपको जूलॉजी में सर लोग आराम से अच्छे से स्टडी कराएंगे। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं पैरामीशियन का, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। है ना, पैरामीशियम इनके प्रचलन अंग, प्रचलन अंग पश्चमाभि या सीलिया, पश्चमाभि सीलिया के रूप में होते हैं। इनकी संख्या 100 से भी अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है। अच्छा, ये भी ट्यूबुलेंस से बने होते हैं,
तो इसकी लेबलिंग करें तो क्या है, ये है सीलिया, क्या है, सीलिया। ओके, ये है, ये कौन है, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्लियर, अग्रस्त संकुचनशील रिक्तिका। और ये है ये इसका क्या कहलाता है, ग्रूव कहलाता है। ये साइटोस्टोम इसका ग्रूव है, इसके ज़रिए ये फूड मटेरियल को ऑब्टेन करता है ना। गुलेट बोलते हैं इसको, क्या है, गुलेट। इसमें भी 9:2 रेशो पाया जाता है। अच्छा, इसे कहते हैं गुलेट, ठीक है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर। और ये हो गया इसका फूड वैक्यूल, क्या हो गया, फूड वैक्यूल। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल। ये है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ऐसे। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो फिर ये कौन है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई। तो ये कौन है, लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस क्या करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लार्ज न्यूक्लियस इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और स्मॉल इसमें इनहेरिटेंस में भाग लेता है, आनुवांशिकता में भाग लेता है। ये एकमात्र प्रोटोजोआ का ऐसा मेंबर है जिसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है ना। सोचो, यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी इन्होंने कितना अडेप्टेशन किया है। कॉन्ट्रैक्टाइल दो वैक्यूल ले गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे हमारे शरीर में किडनी की तरह काम होता है। सोचो, किडनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने यहाँ पर उसकी फंक्शनिंग जैसी एक स्ट्रक्चर को डेवलप किया जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उपापचय नियमन, ठीक है, ऐसे। अच्छा, स्मॉल जो न्यूक्लियस है वो क्या करने जा रहा है, ये है स्मॉल न्यूक्लियस, क्लियर। ये आनुवांशिकता क्या करेगा, आनुवांशिकता में भाग लेता है, ठीक है। ये इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसमें भी एक्टो और एंडोप्लाज्म होता है। तो पेरिफेरल होता है, इसे तो कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और अंदर का जो प्लाज्म होगा दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, ठीक है, ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पैरामीशियम की संरचना तो 100 से भी अधिक हो सकती है ना। ये इनमें दो केंद्रक होता है, केंद्रक होते हैं, ठीक है। यह इनमें 2 केंद्रक होते हैं, ऐसे बात हो गई। अच्छा जी, छोटा
इनहेरिटेंस। तथा बड़ा मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर। इसके बाद में इनमें पैरामिसिन, इनमें कप्पा पार्टिकल, थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। कप्पा पार्टिकल पैरामिसिन, याद कर लेना अभी ये पैरामिसिन कोशिका द्रव्य आनुवांशिकता, कोशिका द्रव्य आनुवांशिकता में भाग लेते हैं। क्लियर। ऐसे ये याद करने लायक। अब आगे एंटीरियर तथा पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब आगे अग्रस्त और पश्चिम। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, परासरण नियमन, परासरण नियमन, परासरण नियमन अथवा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है। उत्सर्जन या ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करते हैं। ये है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके जो ये सीलिया फ्लैजेला होता है इस पॉइंट पर एक्ट एज ए ओर्स, चप्पू की तरह काम करते हैं। और चप्पू के काम करने की तरह से यहाँ जो फूड पार्टिकल आते हैं उन पार्टिकल को इसमें ले जाने का काम करते हैं, है ना। ये है फूड पार्टिकल। ये इन्हें ये ऐसे ओर्स तो स्टीयर फूड टुवर्ड्स द गुलेट रीजन, स्टीयर फूड मटेरियल को घुमा देते हैं। ठीक है। कह सकते हैं इनमें फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण होता है। फेगोसाइटोसिस से भोजन ग्रहण होता है। ठीक है। जो खाद्य रिक्तिका में संग्रह होता है। अब जो फूड वैक्यूल ये लाइसोसोम के साथ में जुड़ जाएगा
और लाइसोसोम यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होंगे और इसे पाचन के द्वारा इससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम फूड वैक्यूल आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें रिलीज किए जाएंगे। जो भी सब्सटेंस होगा, फैट होगा तो लाइपेज उसे डिग्रेड करेगा, प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज करेगा, कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट उसको डिग्रेड करेगा। तो इस तरीके से फूड मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाएगा और उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो न्यूट्रिएंट्स इससे पैरामीशियम को ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक दो लाइनें और बड़ी खास हैं, वो क्या ऐसे गुलेट के पास स्थित आसिलिया ओर्स, OARS, ओर्स का मतलब होता है चप्पू की तरह कार्य करते हैं। जो भोजन को गुलेट भाग की ओर मोड़ते हैं या भेजते हैं। स्टीयर शब्द लिखा है, स्टीयर ऐसे, क्योंकि वो जैसे आपने देखा होगा, जैसे पानी बरसात के मौसम में कागज़ की नाव चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नाव को अपनी साइड लाने के लिए पानी में इस तरीके से मूवमेंट करते हैं जिससे नाव आता है। पानी में इस तरीके से मूवमेंट करो तो दूर जाएगी। तो वैसे ही ये कुछ काम करते हैं जिससे कि भोजन इनके गुलेट रीजन में आ जाता है। ठीक है, आगे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनमें कॉन्जुगेशन संयुग्मन द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। क्लियर, संपन्न होता है। तो ये कुछ खास बातें थी जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा, इनमें अलैंगिक जनन भी होता है, दोनों होते हैं, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। तो ये चीज़ यहाँ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कहानी यही रही ओवरऑल कि ये पैरामीशियम है। मैंने इसको यहाँ इसलिए समझा दिया है आपको क्योंकि ये एनसीईआरटी में इस हिस्से में दिया गया है। ठीक है, नो डाउट। तो आपका यूग्लिना भी हो गया, पैरामीशियम भी हो गया। क्लियर, आप जरा अपनी एनसीईआरटी को भी एक बार लेवल कर लेना इस डायग्राम को देख के, है ना, क्योंकि वहाँ पर लेवलिंग नहीं है। हालांकि अपने मॉड्यूल में सारी लेवलिंग है, तो आप उससे चीज़ों को समझ लें। अब यहाँ पर याद रहे कि अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ट्रिपेनोसोमा है, पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन
आपको जूलॉजी में ये बेहतर तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा प्रोटोजुआ, ठीक है। प्रोटोजुआ इज़ ए पार्ट ऑफ जूलॉजी, इज़ दैट क्लियर। हमने जस्ट पैरामीशियम आपको पढ़ाया है, आप ऐसे मत सोचना कि साहब पैरामीशियम पढ़ा दिए बाकी सब कहाँ हैं, छोड़ दिए, पढ़ाए नहीं। तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये प्रोटोजुआ एनिमल का पार्ट। देखो एनिमल जूलॉजी के अंदर आपको प्रोटोजुआ पढ़ाया जाता है, प्लस आपको पूरा किंगडम एनिमेलिया पढ़ाया जाता है ना। ये तो इस तरीके से प्रोटिस्टा को 2 लोग पढ़ाते हैं। इसमें मैंने आपको डायनोफ्लेजिलेट पढ़ा दिए, डाइटम्स पढ़ा दिए, इसमें हमने आपको स्लाइम मोल्ड पढ़ा दिया, ये मेरा पार्ट था। यूग्लिनोइड, हालांकि सर भी जूलॉजी में पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये दोनों में आता है, जूलॉजी बॉटनी, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर, ये चीज़ होगी। मैंने आपको पैरामीशियम भी पढ़ा दिया। अब यहाँ का पार्ट एक पढ़ाएंगे सर जूलॉजी में, और किंगडम एनिमल है। 5 किंगडम में आप समझो कि हम कितना पढ़ा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी पूरी पढ़ाई, मोनेरा, ठीक है, अभी इसके बाद में प्रोटिस्टा का मोस्टली पार्ट अपन ने पढ़ लिया प्रोटोजुआ को छोड़कर, और किंगडम फंजाई भी बॉटनी में पढ़ाया जाएगा, और किंगडम प्लांटे भी पढ़ाया जाएगा। आप समझ लो कि 3 तो टोटली पढ़ाए जाएंगे, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे। ये इसमें जूलॉजी का कोई रोल नहीं है, बॉटनी में ही आते हैं। और प्रोटिस्टा में मोस्टली पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटोजुआ सर लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 जगतों की स्टडी होती है, यही पूरी डाइवर्सिटी है, यही पूरा क्लासिफिकेशन। क्लियर, ऐसे तो लगभग हमने प्रोटोजुआ पढ़ लिया है ना। हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से और फिर आगे की स्टडी चलाएंगे। क्लियर, yes, okay, thank you.